डायरेक्टर जनरल ICAR डॉक्टर हिमांशु पाठक, DDG ICAR डॉक्टर SK चौधरी जी, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ ASRB मेरे मित्र सहयोगी आदरणीय डॉक्टर CD माई, डायरेक्टर एंड स्टाफ ICAR डॉक्टर BS द्विवेदी, उपस्थित सभी मान्यवर भाई और बहनों, सबसे पहले नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग इसके 46 फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। इस संस्था को 46 ईयर में जिनने मेहनत परिश्रम करके रिसर्च करके इस संस्था को मान्यता मिला कर दी, ऐसे बहुत से निवृत्त लोग भी आज उपस्थित हैं। उनके कार्य के भी सराहना करके मैं विशेष रूप से उनको भी अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। वैसे हमारी जो इकोनॉमी है वो जल, जमीन, जंगल और जानवर इस पर आधारित है और इसलिए स्वाभाविक रूप से इसमें हम जितना रिसर्च करेंगे और जो आखिरी के व्यक्ति को उपयोगी होगा वो हमारे देश के पुनर्निर्माण के लिए बहुत उपयोगी होगा। मैं खुद खेती करता हूँ तो बहुत दिन तक हुए कि मेरे यहाँ बहुत बार मैंने संतरे के पेड़ लगाए, इंस्टीट्यूट से लेके गया, पर ज्ञान का अभाव नहीं था, थोड़ा अभाव था। जहाँ बगीचा लगाया वो बगीचा ही नहीं आया। बाद में पता चला कि मैंने गलत जमीन का सिलेक्शन किया। प्रॉब्लम यही होता है कि जो एप्रोप्रिएट जानकारी है वो आखिरी व्यक्ति को प्रभावी रूप से कैसे पहुंचे, और इसलिए स्वाभाविक रूप से आप सबके रिसर्च का उपयोग समाज के आखिरी व्यक्ति को जब होगा तो उसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा होगा। अभी मैं रोड मिनिस्ट्री में काम करता हूँ। हमारे यहाँ सॉइल स्टेबलाइजेशन का उपयोग करके हम एग्रीगेट का यूज़ न करते हुए कंक्रीटिंग करते हैं। अभी अंडमान निकोबार में एक समस्या आई कि वहाँ एग्रीगेट ही नहीं मिल रहा था, तो सॉइल स्टेबलाइज करके केमिकल के द्वारा हमने वहाँ रोड बनाए। तो सॉइल स्टेबलाइज हो सकती है और उसमें कंस्ट्रक्शन में उसके कारण उसका उपयोग हो सकता है। इतनी जानकारी मुझे है, पर आप जो रिसर्च कर रहे हैं, जो कुछ आपने जानकारी प्राप्त की, उसकी बहुत प्रिलिमिनरी जानकारी मुझे है और इसलिए आज के दिन में मैं जब तुरंत मैंने हाँ कहा तो मैं भी समझना चाहता था कि ये एग्जैक्टली क्या है। अभी आपको खेती के अनुभव से ये पता है कि हमारे यहाँ पर एकड़ उत्पादन वर्ल्ड के दृष्टि से हमारा बहुत कम है। जैसे इजराइल में पर एकड़ 30 क्विंटल कपास होता है, हमारे यहाँ 5-6 क्विंटल तक हम हैं। अमेरिका में सोयाबीन 30 क्विंटल एकड़ में होता है, अर्जेंटीना में 28 क्विंटल होता है और ब्राज़ील में 27 क्विंटल होता है, और हमारे यहाँ 5 से 6 क्विंटल होता है। हमारे जो फ्रूट्स की जो क्वालिटी है वो स्वाभाविक रूप से इंटरनेशनल क्वालिटी की तुलना में जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी नहीं है। आप मुंबई और दिल्ली में अगर आजकल शादियों में जाओगे तो रिसेप्शन में जो फल खाने को मिलते हैं वो बाहर के होते हैं, और इसलिए केवल सॉइल ही नहीं, सॉइल, सीड, पानी, उसके लिए खाद, ये सभी बातों का अपना महत्व है। और इसके बारे में जो इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, वो आखिरी व्यक्ति के तक प्रभावी रूप से पहुंचेगा तो उसका उपयोग होगा। मैं अक्सर एक बात को दोहराता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। अभी कभी कभी हमें मान आप आज पाठक साहब आए, अच्छा हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ कपास का भी इंस्टीट्यूट है, आपका ऑरेंज का भी है, और सॉइल के बारे में रिसर्च करने वाले भी 3 ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ संबंधित है। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कैबिनेट में और हम सबको कि सरकार साइलो में चलती है।
क्योंकि यहाँ का डायरेक्टर बोलता है कपास वाला क्या कर रहा है इससे मेरा संबंध नहीं। ऐसा नहीं होगा, मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूँ। कपास वाला बोलता है कि सॉइल का क्या है ये मेरे को कोई उसकी जानकारी नहीं है। संतरे वालों को उनकी जानकारी नहीं होती। तो इनके तीनों के बीच में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन होगा भी, मुझे पता नहीं है, पर ये और इफेक्टिव बनना चाहिए। अगर 1 एकड़ में अगर 25 क्विंटल कपास होना चाहिए, तो जो वर्ल्ड में ये सक्सेस हुआ है उसके कारण वहाँ की सॉइल कैसी है और हमारे यहाँ की सॉइल कैसी है, इसमें क्या कमी है, ये सॉइल वाला उसका मार्गदर्शन करे और कपास वाला सीड को लेकर उसका मार्गदर्शन करे और उसमें जो एनपी की वैल्यू है उसमें कहाँ क्या करना, कैसा करना, ये जानकारी मिले तो उसका उपयोग होगा। अभी हमारे यहाँ गन्ना लगता है, तो ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है, जहाँ 0.20 था वहाँ 25 टन गन्ना, 30 टन गन्ना एकड़ में हुआ। और हमारे यहाँ एक हमारे डायरेक्टर हैं आनंदराव राउत करके भिवापुर के पास, उन्होंने ऑर्गेनिक कार्बन के लिए कुछ कोशिश की और 0.80 पर अपनी ज़मीन लेके गए, तो उनके यहाँ 100 टन पर एकड़ गन्ना हुआ। अब ऑर्गेनिक कार्बन ये इम्पॉर्टेंट है, इतना हमको समझ में आया, पर ऑर्गेनिक कार्बन जमीन में बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए इसकी जानकारी नहीं है। बीच में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आईआईटी के प्रोफेसर मेरे पास आए और उन्होंने एक तंदूर जैसे तंदूरी बनाया और जितना अपना वेस्ट है, बायो वेस्ट, वो जलाकर उन्होंने ऑर्गेनिक कार्बन बनाया और उन्होंने कहा कि इसका उपयोग अगर ज़मीन में हम करते हैं तो इसका उपयोग हो सकता है। अब ये बात सही है कि पहले तो ये डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि भाई हमारे ज़मीन में कमी क्या है, और फिर ज़मीन में कमी जो है वो दूर कैसे करेंगे ये बताना होगा। अभी आज ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि ड्रोन से अगर हम कोई दवाई, कोई केमिकल अगर केवल खाली ज़मीन पर अगर स्प्रे करते हैं तो क्या उसके कारण ज़मीन के स्टैंडर्ड्स में कुछ बदलाव हो सकता है। अभी जैसे यूरिया में नैनो यूरिया आया, नैनो मिश्र खाद आए, तो पहले अगर हम यूरिया फेंकते हैं तो 75% वेस्ट जाता है, 25% प्लांट को जाता है। अब जो ड्रोन से स्प्रेइंग करते हैं तो 75% प्लांट को जा रहा है और 25% वेस्ट हो रहा है। तो हम जमीन का जो स्टैंडर्ड है उसको सुधारने के लिए हमने क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में काफ़ी ये बड़ा साइंस भी है। अभी मेरे यहाँ गाय थी, गाय मरने लगी, बहुत दिनों के बाद समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट आए, मैंने उनको पूछा कि हमारे यहाँ कुछ समझ में नहीं आता, तो उन्होंने कहा आपके पानी की टेस्ट करिए। तो पानी बहुत हार्ड था, तो उनने सलाह दिया कि आप सॉफ्टनर लगाओ। सॉफ्टनर लगाने के बाद आपको देखो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और आपके जानवर भी नहीं मरेंगे। या आपके यहाँ आप जब तक सॉफ्टनर, ये पानी जो है ये खराब है। अब पानी और सॉइल, उसके बाद सीड और उसके बाद क्लाइमेट जो हमारे हाथ में नहीं है, तो ओवरऑल इतनी बातें हैं कि सबका जब हम लोग अच्छा उपयोग करके समझ पे करेंगे तो परिणाम निकलेगा। और इसलिए टेक्नोलॉजी का और नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन होने में कुछ दिक्कतें होती है। जैसे अभी संतरे के इसमें डायरेक्टर साहब मेरे पास आए थे, उनने किया भी। हमारे यहाँ संतरे के अच्छी कलमा चाहिए। अब मांगने वाले लोग हैं 10,000 और इनके पास है 400 लोगों के लिए कलम बनती है, तो शॉर्टेज था। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया कि आपके स्टैंडर्ड्स तय करके जॉइंट वेंचर में आप ऐसे नर्सरी को आपकी मान्यता प्राप्त घोषित करिए और उनको कुछ कंडीशन उसे लिख लीजिए कि ये आपको करना पड़ेगा, उसका आप चेकिंग करिए और आपका नाम उनको दीजिए और वो स्टैंडर्ड की कलम तैयार करके वो बेचेंगे। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कॉस्ट कम होगी। अभी मैंने एक फरमान निकाला कि NHI के ऊपर 3 मीटर का ही पेड़ लगाना चाहिए। मुझे ध्यान में आया कि छोटे पेड़ मर जाते हैं, तो अधिकारियों को समझ में नहीं आया क्या करना, तो फिर वो राजामुंदरी गए और वहाँ राजामुंदरी के मार्केट के उन्होंने 80 लाख ट्री, 75 लाख ट्री 80 रुपये के भाव से खरीद लिए। और वो पूरे ट्री अब आए, परसों यहाँ आपके सामने आए, LIT में भी हमने लगाए, वो राजामुंदरी से आए। फिर हमारे यहाँ नर्सरीज क्यों नहीं होती? अगर वे वहाँ जाना पड़ेगा तो यहाँ के नर्सरी में वो प्रोडक्शन क्यों नहीं मिल पाया? तो कभी कभी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं
किसान हैं, छोटे लोग हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस अगर होगा कि भाई ये हम कर सकते हैं। अभी मैं आपके पीछे में एक गार्डन बना रहा हूँ, तो मेरी भी रुचि है, तो मेरे एक मित्र भी हैं, तो 50 करोड़ मैंने उनको दिए हैं और वर्ल्ड का अच्छा गार्डन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ 3,500 जाति के गुलाब हमने इकट्ठा, मैंने 50 लाख रुपए अपने MP फंड से पंजाबराव कृषि विद्यापीठ को दिए और वहाँ ग्रीन हाउस बनाया और अभी 3,500 गुलाब की जाति और 950 कमल की जाति इकट्ठा की। और तेलंगखेड़ी बगीचा जो है वहाँ हम कमल लगाने वाले हैं और यहाँ फ्लावर्स का गार्डन का, जैसे वो कनाडा में वैनकोर में एक बुशर्ड गार्डन था जो देखने के लिए दुनिया के लोग आते हैं। हमारा प्रयास है कि वैसा बने, उसका डिज़ाइन अच्छा आर्किटेक्ट ने किया है। इधर एक फाउंटेन बना रहे हम लोग, 2-4 दिन पहले उसके कुछ ट्रायल प्रोजेक्ट्स हुए हैं। वो फाउंटेन वर्ल्ड का अच्छा फाउंटेन है, सबसे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है। अब उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी ढूंढनी पड़ी। पंप लाए हमने टर्की से, आर्किटेक्ट लाया फ्रांस से, और ये काम दिया एक रेवती करके तमिल तेलुगु फिल्म की अभिनेत्री थी, उसको दिया। संगीत के लिए 5 ऑस्कर विजेता है, उनको इन्वॉल्व किया। हिंदी में कमेंट्री गुलजार साहब की है, मराठी में नाना पाटेकर की है और अंग्रेजी में अमिताभ बच्चन की है। और ये फाउंटेन लता मंगेशकर के नाम से कर रहे, तो उसमें उनके गानों के ऊपर पानी नृत्य करता है। तो इसका संगीत है AR रहमान का। तो जितने जितने एक्सपर्ट है सबको लाकर जब बना तो एकदम ऐसी चीज बनी कि जो देखता है वो एकदम ये हो जाता है कि ये अपन तो अभी तक कभी दुनिया में नहीं देख पाएंगे, ऐसा देखने के लिए मिला। तो कहीं ना कहीं आइडियाज बहुत होती है। तो हमारे कलेक्टर मुझे अब उसको रोज करीब महीने में पावर का खर्चा बहुत आता है। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या करना, तो मैं तो चाहता हूँ फुकट में कार्यक्रम हो, तो फिर अब कैसे करना। तो कलेक्टर आए नहीं, उन्होंने कहा साहब ऐसा करें हम लोग सोलर करेंगे, फ्लोटिंग सोलर। तो मैंने फ्रेंच आर्किटेक्ट को बोला और उसको बताया कि 1 मेगावाट के लिए कितना लगती है जगह। फिर सबने हिसाब किया, बोले 80,000 स्क्वायर फुट। तो मैंने कहा तालाब के बीच में फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, आजकल रिलायंस ने प्लास्टिक के तैयार किए, ये फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म तैयार करके रूफटॉप सोलर करेंगे और फिर नाव में बैठकर लोग रेस्टोरेंट जाएंगे और 80,000 स्क्वायर फुट का रेस्टोरेंट होगा और जहां लोग पानी में बैठकर रोज रेस्टोरेंट में मजा लेंगे, तो खूब लोग जाएंगे, सोलर की पावर भी मिलेगी और रेस्टोरेंट भी होगा। तो कहीं ना कहीं आइडियाज जो होती है उसमें से एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी की चौथी होती है। सम टाइम गवर्नमेंट सिस्टम इज बिकमिंग ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं इस भाव में बोल रहा हूं, अपना नॉलेज दूसरे को नहीं बता दे। आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, वो नॉलेज सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में क्लोज करके सील मार के बंद कर देते हैं कि तू भी नहीं देख, मैं भी नहीं देखूं। मैंने रिसर्च किया, बहुत अच्छा किया, पर तू भी नहीं पढ़ना, मैंने भी नहीं पढ़ना और तीसरे ने भी नहीं पढ़ना। अब ये किताब आपने बहुत अच्छा निकाला। अब कभी तो ये किताब कितने लोगों के पास गया और इसका उपयोग किसने किया, इसका ऑडिट करना पड़ेगा। फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। तो यही अगर आपने चंद्रपुर का, उसमें मैंने देखा। अब चंद्रपुर जिले में जाकर वहां के पब्लिसिटी ऑफिसर को बताकर कोई लेख लिखेगा, कोई किसानों में जाएगा, इकट्ठा करेगा कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आप अगर ये करोगे तो जमीन की इतनी उत्पादकता बढ़ सकती है, तो कोई एक दूसरे को बताते नहीं। कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स ये होता नहीं। आप क्या नहीं होता ऐसा मुझे कहना नहीं, क्योंकि मुझे कुछ मालूम नहीं, तो आप क्या होता होगा, पर जनरली ये सिस्टम में नहीं होता और इसलिए पता ही नहीं चलता। तो स्वाभाविक रूप से ये जितनी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अभी प्रधानमंत्री जी ने सबको कहा कि ये ओपन कर दो, DRDO को कहा खत्म, आप लोगों के पास जाओ, स्टार्टअप को आपकी टेक्नोलॉजी दो। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल हमने लाए हैं, तो हमने जितनी ये थी, एक बार मैं हवाई जहाज में जा रहा था, तो जेट एयरवेज था उस समय, तो वो किताब पढ़ रहा था, तो इसरो का एक लेख लिखा था। तो इसरो के ऊपर लिखा था कि सैटेलाइट जो गए उसमें लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया है। तो मैं उस समय लिथियम अब शुरुआत में 1.5-2 साल पहले की बात है, तो मैंने इसरो के लोगों को पूछा कि भाई तुमने लिथियम बैटरी तैयार की? बोले हाँ हमने तैयार की। फिर मैंने ARI वाले जो पूना में है वहाँ के डायरेक्टर को बुलाया,
कि मैंने बोला इन्होंने अगर लिथियम आयन बैटरी बनाई तो इनसे टेक्नोलॉजी लेके आप अपने कार और ट्रक बसेस के लिए क्यों नहीं लाते वो टेक्नोलॉजी। तो दोनों एक दूसरे के प्रति दोनों का संबंध नहीं था। फिर उन्होंने कुछ तैयार किया, अब धीरे धीरे उसमें रिसर्च हुआ। कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सी बातें जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ काफ़ी है, और जिस रीजन में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उस रीजन में उस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को उस एरिया के सॉइल के रिपोर्ट अगर आप भेजेंगे और आपके और उनके बीच में चर्चाएं होगी तो उसके आधार पर वो डिस्कशन करके उस बातों को गाँव तक किसानों तक पहुँचाएंगे जो आखिरी स्टेक होल्डर है तब तक। फिर उसको समझ में आ गया कि मेरे ज़मीन में किस बात की कमी है। अब हमारे यहाँ तो मैं ही करता हूँ तो बाकी क्या, वहाँ लोग बोलते हैं 18-18 डालाओ, 18-18 डालाओ, 10-26-26 लाओ, 10-26-26 लाओ, क्योंकि वो पाटिल साहब ने लाया, हम भी लाते। अब हमें पता ही नहीं कि पोटैश कम है कि नाइट्रोजन क्या है, जो दूसरा लाता वो हम खाद लाते हैं, क्योंकि हमारे इसमें इतनी नॉलेज गांव तक नहीं पहुंची है। और इसलिए इफेक्टिव लैंग्वेज में का रीजनल लैंग्वेज में और कुछ उसके पिक्चराइज दिखाकर और फिल्म तैयार करके छोटी छोटी, अगर हम गांव के किसान जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स है इसके सबके बेनिफिशियल, उनके पास अगर हम ये सब बातें पहुंचाएंगे तो इसका बहुत उपयोग होगा। आपने काम बहुत अच्छा किया है, और ये काम जो अच्छा हुआ है ये काम जिन जिन डिस्ट्रिक्ट और तालुकाओं में वहाँ के एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा अगर आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन अगर उन लोगों तक अगर जाने की इफेक्टिव सिस्टम भी बना लेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मैं एक बार उत्तर प्रदेश में घूम रहा था, तो हमारे शाही करके गन्ना मंत्री थे, तो मैंने उनको पूछा तुम्हारे यहाँ गन्ना कितना होता है एक एकड़ में? बोले 25 टन। और बोला उसका शुगर परसेंट कितना है? बोले 9 और 9.5%। और पूना में, कोल्हापुर में 13.5%, 12%, 12.5% आता है उत्पादन एक एकड़ में, 100 टन आता है। अब 100 टन उत्पादन वहाँ आता है और वहाँ 25 टन आता है। तो मैंने साई जी को कहा कि मैं फ़ोन करता हूँ, तुम वसंतदास शुगर इंस्टीट्यूट जाओ। वो अपने अधिकारी को लेके गए, लखनऊ के उनके इंस्टीट्यूट के लोगों को लेके गए, साइंटिस्ट को लेके गए, कुछ जाति उन्होंने बदली। अब उत्तर प्रदेश में शुगर का परसेंटेज आया 11.5, और उत्पन्न बढ़ा है करीब 50 टन के एवरेज आ रहा है, दुगना हो गया। और उसके कारण शुगर फैक्ट्री की इकोनॉमिक्स बदल गई। और अभी जब ये एक दूसरे, अभी और जातियाँ डेवलप हो रही है, मैं इसका ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, अभी मुझे 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की डीलिट मिली, तो मैं अभी भी डॉक्टर अपने को लगाता नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे इसकी जानकारी इतनी नहीं है। एक पंजाब राव कृषि विद्यापीठ और महात्मा फुले कृषि यूनिवर्सिटी, दोनों बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। पर मैं अभी हमारे वहाँ गया था, जहाँ पंजाब राव कृषि यूनिवर्सिटी में मैं रोड बना रहा था। तो रोड बनाते समय हमें मिट्टी चाहिए, तो रॉयल्टी देनी पड़ती है, और पटवारी से लेकर तहसीलदार तक सबको सैल्यूट ठोकना पड़ता है, तब तक मिलती नहीं। फिर वो भी मिलने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। तो मैंने एक स्कीम निकाली कि हमें मिट्टी मिलेगी, हम तालाब बना के देंगे फुकट में, और नदी नालों का खोलीकरण और रुंदीकरण फुकट में करके देंगे। कभी आप जरूर जाइए। मैंने 36 तालाब बनाए अकोला में, 10,000 एकड़ जमीन पानी के नीचे आई, 22,000 कुएं रिचार्ज हुए। और जहाँ किसान आत्महत्या कर रहे थे वहाँ अभी वो नींबू और ये और सब फल लगा रहे, वहाँ की सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्योंकि पानी आया। तो कहीं ना कहीं 1 रुपया खर्चा ना करते हुए फिर हमने बुल्ढाना में किया, अब जगह जगह पर कर रहे हैं कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में। तो मेरे जियोलॉजी के कुछ मित्र मेरे पास आए कि बोले तुम ये सब करो, तुमको पता है? तो मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है। बोले रॉक के प्रकार कितने हैं? अलग अलग है। तो थोड़ा मुझे याद आया कि जियोलॉजी, जियोफॉर्मोलॉजी, मिनरोलॉजी और क्रिस्टोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़ने का मौका मुझे मिला था। तो उसमें एक मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस थी, टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेट्स, क्वार्ट्ज, कोरेंडम, डायमंड। तो
वो मुझे थोड़ा याद था, तो मैंने बोला ये 10 रॉक के प्रकार है। तो बोले कुछ रॉक ऐसे होते हैं जो तुम्हारी भाषा में समझाता हूँ, पानी पीते हैं और कुछ लोग पानी को कंक्रीट जैसा बह देते हो। अब तुम नीचे जा रहे हो, अब जब तक पानी पीने वाला रॉक नहीं लगेगा तो तुम्हारा पानी कैसे जमीन के अंदर जाएगा। तब हमने जियोलॉजी के लोगों को साथ में लिया और अब हम खोलीकरण रुंडीकरण तब तक करते जब तक पीने वाला रॉक नहीं लगता। तो किसानों को ही हमने हमारी भाषा में समझाया। अब काफ़ी बड़े प्रमाण पर वो काफ़ी काम होता है। तो पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अनेक जगह इरिगेशन हो गया, बहुत फायदा हुआ। अब प्रॉब्लम यह है कि उसी प्रकार से पानी की क्वालिटी कैसी है ये भी प्रॉब्लम है, और सॉइल की क्वालिटी कैसी है ये भी प्रॉब्लम है। कोई हमारे यहाँ, मैं जब पहले पहले आता था तो H4 H6 मैं लॉ कॉलेज में पढ़ता था, तो हम लोग वो कपास लगाते थे H4, बड़ा पॉपुलर था। अभी वो बाद में बदल गए काफ़ी। 1 एकड़ में 12 क्विंटल 15 क्विंटल होता था। मुझे याद है मैंने बहुत मेहनत की, कॉलेज पढ़ते पढ़ते खेती देखता था, रोज़ जाता था। स्प्रे, वो एक अमेरिकन कंपनी थी एसपी बोलो, उसका एक स्प्रेयर खरीदा और वो स्प्रेइंग करता था। अच्छी कपास हो गई, और कपास होने के बाद साल भर के बाद मैंने हिसाब किया तो 1 लाख रुपए की कपास हुई और 90,000 का खर्चा हुआ। तब ध्यान में आया कि एक्सपेंडिचर कॉस्ट इतनी हो गई, उत्पादन हुआ तो कॉस्ट बढ़ गई। अब एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना और उत्पादन को बढ़ाना, इसके सिवा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी। तो सॉइल में, सीड में, इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर के लिए कितना कम पैसे में मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल सकता है, ये आप ही बता सकते हैं। कि वे ऑलरेडी ज़मीन में पोटैश है, फिर भी हम डाल रहे हैं पोटैश, क्योंकि हमको पता ही नहीं क्या चाहिए। तो ये जो समस्या है हमारी, विशेष रूप से विदर्भ की, उसमें संतरा और ऑरेंज दोनों आपके इंस्टीट्यूट हैं, और ये दोनों के लिए सॉइल कैसी चाहिए ये भी बताने वाले हैं। अब सोयाबीन भी हमारा है, बहुत बुरी हालत है। और अभी मैं बोलता नहीं हूँ, पर सबको 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग स्वाभाविक है चाहिए, मैं विरोध नहीं करता। पर आपको जब ये पैसा सरकार खर्चा करती है तो समाज के लिए, उन गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए आपका कंट्रीब्यूशन क्या है ये तो पूछेंगे ना लोग सवाल, कि आपके इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के कारण बाकी जगह इसका परिणाम क्या हुआ है। और कभी ना कभी फिर लोग बोलेंगे कि इसका उपयोग अगर उतना नहीं है तो ये खर्चा क्यों करें। अब प्राइम मिनिस्टर कह रहे संस्थाओं को बंद करो। मैं चेयरमैन हूँ डिसइन्वेस्टमेंट कंपनी का, वो बोलते हैं 3 संस्थाओं की 1 संस्था बनाओ। उपयोग क्या है देखो, अब इतने डिसइन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं, अब धीरे धीरे हर संस्था का परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहे हैं, और परफॉर्मेंस ऑडिट होने के बाद अगर वो संस्था अपना उपयोगिता सिद्ध नहीं कर पाएगी तो प्रॉब्लम आएगा। तो आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। लेटर का काम आपने ठीक कर दिया है, अब स्पिरिट का काम ऐसा है कि यू हैव टू टेक द टेक्नोलॉजी अप टू द लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी हु इज फार्मर, और उसके पास ये उसकी लैंग्वेज में वो समझता उस भाषा में जाना पड़ेगा। और जब उसको इसका फायदा होगा आपकी नॉलेज का, तो वो जब बेनिफिशियल होगा, देन इट कैन बी ए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, रिसर्च भी अच्छा किया है, और आपके कारण सुधार भी हुआ है। यानी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसका सुधार नहीं हुआ है, आपके कारण बड़े प्रमाण पर जानकारियाँ मिली, काफ़ी सुधार भी होगा, एग्रीकल्चर कम्युनिटी ने भी उसका फ़ायदा लिया होगा, यूनिवर्सिटीज़ ने भी लिया होगा। पर इसको और बड़े प्रमाण पर हमारे इसमें 65 to 70% पॉपुलेशन रूरल एग्रीकल्चर इंडिया की है, और ग्रोथ रेट में उनका कंट्रीब्यूशन 12 से 13% है। और हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 22 से 24% है, सर्विस सेक्टर का 52 से 56% है। अब जबकि बाहर पॉपुलेशन का ज़्यादा है, जब तक इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं आएगी, जब तक प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। और आजकल मैं कहता हूँ कि अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बनो, ग्रीन हाइड्रोजन बनाओ, इथेनॉल बनाओ, सीएनजी बनाओ। अभी पानीपत में हमारे इंडियन ऑयल ने एक प्लांट डाला परली का, और उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन पर डे तैयार हो रहा है। अभी हम लोग फ्लेक्स इंजन ला रहे हैं, तो कॉर्न से, राइस से और शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से इथेनॉल बनेगा, उस पर गाड़ियाँ चलेगी, पेट्रोल नहीं आएगा।
तो धीरे धीरे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजीनियस सॉल्यूशंस सब जगह आ रहे हैं और इसमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। और सॉइल तक जैसा आपका काम है वैसा बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके सीड में, प्लांट में डिसीज मुक्त, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देने वाले ऐसी संस्थाओं का कोऑर्डिनेशन बीच में करना होगा। कम से कम हमारे विदर्भ में आज पाठक साहब यहाँ आए हैं और निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में संतरा और कपास ये दोनों हमारे इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट है। संतरा जो होता है वो 80% हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि उसका साइज बराबर नहीं है और इसलिए हमें एक ही ड्रिप इरिगेशन लगाना पड़ेगा। ये पर जैसे इसका टोटल इंटीग्रेटेड अप्रोच में है, हमें सॉइल से लेकर प्लांट तक, फर्टिलाइजर से लेकर दवाइयों तक हमें किस प्रकार से काम करना होगा उसका एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन हमको जब मिलेगा तो वी विल बी इन पोजीशन टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। तो मुझे बहुत खुशी है कि 46 फाउंडेशन डे या आपके काम में आपने बहुत बड़ा देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है। आपके अनेक अच्छे अच्छे रिसर्च बहुत उपयोगी है और इसके आधार पर आने वाले समय में प्रधानमंत्री का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है उसमें रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी को स्वयं पूर्ण करने के लिए आपका सहयोग और मिलेगा और निश्चित रूप में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कम से कम 22% पर ले जाना होगा और वो 22% जाएगा तो निश्चित रूप से गांव गरीब मजदूर और किसान इसका कल्याण होगा। गाँवों में नए रोजगार निर्माण होंगे, गाँवों में स्मार्ट विलेजेस तैयार होंगे, गाँव में सिंचाई का प्रमाण बढ़ेगा, अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छे अस्पताल बनेंगे, वहाँ एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज खड़ी होगी और गांव की परिस्थितियाँ बदलेगी। मेरा विश्वास है कि जल, जमीन, जंगल और जानवर, इसमें जमीन आपका विषय है, तो निश्चित रूप से उस प्रगति की ओर जाने के लिए आपका अध्ययन और रिसर्च जो कुछ हुआ है वो बहुत उपयोगी है, आगे भी उपयोगी होगा। और इस 46 साल में आप सब लोगों ने जो मेहनत और परिश्रम करके जो हासिल किया है उसके लिए मैं हृदय से फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हौसला हमारा आपने बढ़ाया। सर वर्चुअली भी कुछ हमारे वैज्ञानिक गण, तकनीकी स्टाफ जुड़े हैं जिनको आप अवार्ड नहीं दे पाए फिजिकली, तो उनको ये